नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे सीपी स्मार्ट क्लासेस पे जो सेल चल रही थी कोर्सेज़ की, जिसमें 50% डिस्काउंट था, उसमें आप सब लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और सीपी स्मार्ट क्लासेस में विश्वास किया है। टीजीटी के अच्छे रिजल्ट के बाद एलटी ग्रेड के लिए आप लोगों ने सीपी स्मार्ट क्लासेस के कोर्सेज़ पर विश्वास किया और क्लास प्लस के ऐप को यूज करने वाले 1246 एप्लीकेशंस में सीपी स्मार्ट क्लासेस को 26 रैंक तक आप लोगों ने पहुंचाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहेगा और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टीजीटी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों, 5 वर्षों से अधर में लटकी 20 से अधिक भर्तियां, तो इनके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली से छात्र नाराज हैं। मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और बताया गया है कि लंबित परीक्षाओं की फहरिस्त भेजी है उनको और 90 दिन के भीतर इन भर्तियों को पूरा कराने के लिए बोला है। तो यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली वाकई में बहुत ही बेकार है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आयोग जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको जो है भंग कर दिया गया था, बाद में दोबारा इसको बनाया गया। इसका काम है भर्ती करना, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट हो जाती है कि कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरिए आप, वो कंप्लीट होती ही नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्य सचिव को प्रेषित की गई सूची के अनुसार आबकारी सिपाही और कनिष्ठ सहायक भर्ती के परिणाम के लिए अभ्यर्थी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। वर्ष 2018 के विज्ञापन के तहत बीडीओ के पदों पर भर्ती के लिए पुनर्परीक्षा कराई जानी है, जिसका अता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने वर्ष 2016 में जारी 7 अलग अलग विज्ञापनों का उल्लेख करते हुए कहा था कि 5 साल से भर्तियां अटकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे व मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में प्रतियोगी छात्रों की ओर से मांग की गई है कि किसी भी नई भर्ती को 180 दिन में पूर्ण कराए जाने की बाध्यता रखी जाए और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी में शामिल होने की तिथि से अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाए, ताकि कोई अभ्यर्थी पीईटी के बाद भर्ती परीक्षा के इंतजार में ओवर एज हो जाता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। डीएलएड की परीक्षा 9 फरवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा नहीं होगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सचिव पीएनपी के मुताबिक के चुनाव के अलग से परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय में डीएलएड के विभिन्न सत्रों के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 फरवरी से कराने के लिए समय सारणी जारी की थी। परीक्षा 18 फरवरी तक होनी थी। 5 फरवरी को पीएनपी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण अच्छी ख्याति वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी होने से भी परीक्षा के आयोजन में समस्या आ रही है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। एसएससी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो ये जो भर्ती है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल परीक्षा है और इस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस परीक्षा के बारे में जानते ही नहीं है। देखिए, जो छात्र थोड़ा सा टीचिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, सुपर टेट, टेट, सी टेट और इन सब चीज़ों में पढ़े रहते हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये CHSL की परीक्षा होती है। एसएससी इसको करवाता है। सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो होता है, ये एसएससी ये इसको करवाता है। और CHSL से जो होता है, क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट होती हैं केंद्रीय विभागों में, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी इससे मिलती है, केंद्र सरकार की नौकरी मिलती है। और जो पद होते हैं
उसमें जो है आपको क्लरिकल लेवल के मतलब क्लर्क वाले काम के जैसे पद होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, 10th पास अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल 10वीं पास आपको होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें देखिए जो पद होते हैं उसके बारे में बता दें थोड़ा सा। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जिसको बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती करेगा। तो ये सब इसमें होता है। और इसमें जो है आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 7 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि 8 मार्च है। चालान से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। ठीक है, तो इसमें जो है परीक्षा जो होती है, इसकी जो Tier 1 परीक्षा 2-3 बार में इसकी परीक्षा होती है। तो Tier 1 की जो परीक्षा है वो आपकी प्रस्तावित है। और इसमें लिखा हुआ है कि 15 मार्च के बीच त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और कंप्यूटर आधारित 1 परीक्षा मई में प्रस्तावित है। तो मई में इसकी Tier 1 हो गया। और ये बिल्कुल फिक्स टाइम पे अपने होता है, ये कोई आगे पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि यूपी गवर्नमेंट की तरह वीडियो का फॉर्म 2000 आपने 16 में भरा और अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ है। तो ये एक के पीछे एक चलता रहता है। इसका एग्ज़ाम Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये 2021 वाली भर्ती है, 20 वाले का चल ही रहा है, 19 वाले का भी ख़त्म हो गया है। तो Tier 2 की परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। 12वीं के पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 27 वर्ष हो। क्वालिफिकेशन इसकी 10th नहीं है, जो मैंने अभी बता दिया, गलती से बता दिया। इसकी 12th क्वालिफिकेशन होती है। एक CHSL होती है जिसकी 12th क्वालिफिकेशन होती है। CHSL, SSC, CHSL 12th क्वालिफिकेशन होती है। और एक होती है SSC CGL जिसकी क्वालिफिकेशन जो होती है ग्रेजुएशन होती है। इसमें ऑफिसर बनते हैं आप। तो ये 2 भर्ती परीक्षाएं SSC हर साल कराती है। तो अभी CHSL की वैकेंसी आई है। जितने भी 12th पास कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती में आहर्ता और अभिलेख परीक्षण जो है 8 तारीख से कराए जाएंगे। 1403 पदों की भर्ती पे टंकण परीक्षा के लिए 13,957 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। टंकण परीक्षा के जरिए 6,405 अभ्यर्थियों को आहर्ता व अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक 2 पालियों में आहर्ता व अभिलेख परीक्षण होगा। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज, सत्यापन पत्र व अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर आहर्ता व अभिलेख परीक्षण में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोविड महामारी की वजह से कोई अभ्यर्थी तय तिथि पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। आयोग की अनुमति से उसे 5 मई को उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को NPS के पूरे अंशदान पर कर छूट दी जा रही है। तो बजट पोटली की गांठ भले ही लगातार तीसरे साल मध्यम वर्ग के लिए नहीं खुली, मगर राज्य सरकार के कर्मचारियों को जरूर राहत दी गई है। उन्होंने एक सौगात दी है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी न्यू पेंशन स्कीम में 14% अंशदान पर टैक्स छूट देने का प्लान किया है। अब राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को NPS में राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले 14% के अंशदान पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम Tier 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% अंशदान करती है। इस रकम को कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है। तो ये जो न्यूज़ है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसका ये मतलब है कि इस रकम को कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है। तो ये जो NPS का 14% मिल रहा है, तो इसी 14% पे ही केवल आपकी टैक्स छूट मिलेगी और किसी भी प्रकार के पेमेंट पे नहीं मिलेगी। जब आप आपका जो टैक्स की गणना की जाती है कि आपका कितना टैक्स आ जाए, तो एक तरफ होती है आपकी टोटल आय, आपकी कितने सभी मदों में से कितनी आय हुई,
अब जो आय निकल के आती है उस पे जो है आपने फॉर्म 80 लगाया हुआ है या फिर आयकर वाली चीज़ें लगाई हुई हैं, तो उसमें आपको वो सब हटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है। तो जो टैक्सेबल इनकम जो आती है उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया है इसको, जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है। तो आपकी आय की गणना जब की जाएगी तो इसमें जो है टैक्स छूट आपको मिलेगा। मतलब कि जो नॉन टैक्सेबल हो गया, ये जो इनकम है आपकी, मान लीजिए 3 लाख पे टैक्स पड़ता है, 3 लाख के ऊपर आपका टैक्स पड़ता है, तो एनपीएस से जो इनकम आपकी हो रही है, एनपीएस जो दिया जा रहा है उसको भी उसमें जोड़ा गया है। तो सब मिला के ये जो है, अब इसको जोड़ा नहीं जाएगा तो ये टैक्स आपका यहाँ पे कुछ सेव होगा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा ऑफ़र नहीं है आपके लिए। इस ऑफ़र में कोई भी बहुत विशेष फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। ये बस से घुमा फिरा के कान को एक साइड से, हाथ को दूसरी तरफ से घुमा के पकड़ने वाली बात है। इस स्कीम में कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और जानकारियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।